बागेश्वर उपचुनाव के बाद अब चुनावों का सिलसिला अब लगातार जारी है। जहां एक तरफ कतार में अभी देहरादून में यानी राजधानी देहरादून में नगर निगम चुनाव और उससे आगे चलकर लोकसभा चुनाव भी अब 2024 में होने वाले हैं। इस बात को लेकर अभी मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस पार्टी की अब इन आने वाले चुनावों में किस तरह की तैयारियां हैं, उन सब बातों को लेकर इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट के साथ। शीशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शीशपाल जी, सबसे पहला सवाल यही बनता है हमारे लिए कि नगर निगम चुनाव अब आने वाले हैं, जिसके बाद अब लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। तो क्या लगता है इस बार की कांग्रेस पार्टी जो अभी विपक्ष में है, क्या आगे चलकर ये इन चुनावों में भाजपा को करारा जवाब दे पाएगी? क्या वो सत्ता में इस बार बन पाएगी? और क्या लोकसभा चुनाव में क्या इस डबल इंजन की सरकार को तोड़ने में इस बार कांग्रेस पार्टी कामयाब हो पाएगी? देखिए, डबल इंजन कहाँ है? डबल इंजन तो एक जुमला साबित हो रहा है। डबल इंजन तो आज तक उत्तराखंड की धरती पे उतरा ही नहीं है। आप देखिए कि बेरोजगार लगातार रोजगार की मांग को लेकर के सड़क पे उतर रहे हैं और सरकार उनको लाठी डंडों से पीटने का काम कर रही है, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करने के का काम कर रही है। और जहां तक नगर निगम के चुनाव की बात है या लोकसभा चुनाव की बात है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। नगर निगमों में हमने जो है वार्ड वार समीक्षा बैठकें की हैं, वार्ड वार जो है सम्मेलन हो चुके हैं, वार्डों का पुनर्गठन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने पूरा कर लिया है। और लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अभी हमने गढ़वाल मंडल के जिला अध्यक्षों, नगर और महानगर अध्यक्षों की बैठक हरिद्वार में आयोजित की और जो आवश्यक दिशा निर्देश संगठन के लिए देने थे तो माननीय अध्यक्ष जी ने दिए। और कल हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के जिला अध्यक्ष, नगर और महानगर अध्यक्षों की बैठक है, वहां पर कुमाऊं मंडल के संगठन की समीक्षा की जाएगी और भावी जो है चुनौतियों के लिए जो है दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। और लगातार जो जनहित के मुद्दे हैं, चाहे वो बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी का नाम के खुलासे के लिए सड़क पर उतर के संघर्ष करने की बात हो, कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। बेरोजगारों के साथ कांग्रेस पार्टी लगातार खड़ी है। राज्य में जो विकास अवरुद्ध हुआ है उस मसले पर हम जो है ब्लॉक स्तर तक सरकार को घेरने का लगातार काम कर रहे हैं। आपदा से ग्रसित क्षेत्रों में केवल कांग्रेस पार्टी ही दिखाई दी। हमने जो है आपदा पीड़ितों के मुआवजे की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का भी काम किया। तो जनता के बीच में आपको कांग्रेस पार्टी हर जगह दिखाई देगी। तो चुनाव के लिए आज जो माहौल है प्रदेश में, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव की बात हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ेगी। और जनता लगातार सरकार से सवाल खड़े कर रही है। और प्रदेश की मातृशक्ति हो, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, सड़क पर उतर करके जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय एंटी इनकम्बेंसी उत्तराखंड में बहुत ज्यादा है। और एक दूसरा बड़ा मुद्दा है, अग्निपथ योजना का बहुत बड़ा विरोध प्रदेश के अंदर है, क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष जो कुमाऊं रेजिमेंट है या गढ़वाल रेजिमेंट है, वहाँ 10,000 नौजवान जो है देश सेवा के लिए जाते थे। वो अवसर जो है अग्निपथ योजना ने युवाओं से छीन लिया है। तो हर गांव में, हर जो है कस्बे में सरकार का विरोध है। नौजवान जो है अब इनकी विदाई जो है राह देख रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बात करें अगर अग्निवीर योजना की, जो अभी कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव में एक मुख्य स्लोगन रहेगा, यानी अगर मुख्य उद्देश्य जो लोकसभा चुनाव का इस बार उत्तराखंड में उठने वाला है, जिसमें राहुल गांधी जी खुद आने वाले हैं, वो है अग्निवीर योजना। जिसमें भाजपा का कहना है कि युवाओं के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है मोदी सरकार की तरफ से। तो वहीं आप ही की तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना है कि युवाओं की आशाओं पर कुठाराघात है। आखिर ये किस तरह की बातें जो भाजपा और कांग्रेस में इस तरह की एक कांटे की टक्कर इस तरह बयानबाजियों के बीच में होते हुए देखने को मिल रही है? देखिए, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो अग्निपथ योजना है, ये तो मुख्य धामी जी हों या माननीय प्रधानमंत्री जी हों, जब 2017 के चुनाव में उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर 5 धाम है और 5वां धाम सैनिक धाम है। क्योंकि हर घर से ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां से देश सेवा के लिए लोग सेना में ना जाते हों। अग्निपथ योजना ने जो है युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। आप बताइए, 4 साल में वो सेवानिवृत्त होकर के आ जाएंगे और एक लिमिटेड धनराशि उनको मिलेगी। उनके बाकी जीवन का क्या होगा, उसकी क्या गारंटी है, आप बताइए। और जो सेवा के दौरान जो 4 साल की सेवा में अगर कोई अपंग हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, तो उसके परिवार की सुरक्षा के लिए अग्निपथ योजना में कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला के अग्निपथ योजना जो है युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बनाने की योजना है। जो देश सेवा का सपना हर नौजवान उत्तराखंड में देखता था,
उस सपने को जो है इन्होंने धूल दूसरित करने का काम इस योजना को लाद करके किया है। तो उत्तराखंड में आप गांव गांव में चली जाएगी, जो युवा बड़ी उम्मीद लगा करके लंबे समय से सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे, इस योजना ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है और युवा हताश और निराश हैं और सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं। और सरकार क्योंकि ये मांग मान नहीं रही है, तो सरकार को निश्चित तौर पर इसका खामियाजा उत्तराखंड में भुगतना पड़ेगा, पूरे देश में भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि सैनिक बहुल प्रदेश है, इसलिए इसका यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बात करें अगर नगर निगम की, अभी नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अभी नगर निगम की तरफ से अब ये कदम उठाया गया है कि जितनी भी मलिन बस्तियां हैं देहरादून में, उन पर हाउस टैक्स लगाने की अब तैयारी हो रही है। उसे लेकर अभी पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो थे अशोक वर्मा जी, उन्होंने आज सुनील उनियाल गामा जी से मुलाकात भी की। उन्होंने अपनी तरफ से ज्ञापन सौंपा है और उनका कहना है कि जिन मलिन बस्तियों के कुछ हिस्से में जिन पर शपथ पत्र भी अब जमा करने की बात की जा रही है, वो नगर निगम की तरफ से गलत प्रयास किया जा रहा है, जबकि इसका कोई विधेयक नहीं दिया गया है। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक मलिन बस्तियों की बात है, भाजपा सरकार शुरू से ही कंफ्यूज है और कोई जो है स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रही है। आप देखिए, अभी कुछ समय पहले तो बस्तियों के सिर पे लगातार बुलडोजर खड़ा हुआ था। लोग डरे हुए थे कि आज बुलडोजर चलता है, सुबह चलता है कि शाम को चलता है। अब जो है चुनाव नजदीक है, तो अध्यादेश लेकर के जो है ला करके आपने जो है समय सीमा को बढ़ा दिया। लेकिन जो उन पे विस्थापन की तलवार लटक रही है, जो उनको अपना घर खोने का जो डर है, वो उनका दूर नहीं हो रहा है और लगातार वोट बैंक की राजनीति के तहत उनको डरा करके भारतीय जनता पार्टी रखना चाहती है। तो चुनाव आएगा तो आप अध्यादेश लाएंगे, बाकी समय उनको डराने का काम करेंगे। आप भाजपा के साथ खड़े हैं तो आप सुरक्षित हैं, अगर भाजपा के साथ नहीं खड़े हैं तो साहब आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये स्थिति क्यों है भाई? आप वहां पर बरसों से जो लोग 50-60 साल से रह रहे हैं, जिनके बच्चे जो है वहां पर रह के पढ़े लिखे पैदा हुए और एक भविष्य के उन्होंने वहां पर सपने देखे हैं, तो निश्चित तौर पर मलिन बस्तियों का जो है नियमितीकरण होना चाहिए। और हरीश रावत जी की सरकार में आपको याद होगा कि इसके लिए पूरी तैयारियां की गई थी और एक 3 सूत्रीय जो है सुझाव भी दिया गया था। उस पर कांग्रेस सरकार आगे बढ़ रही थी, लेकिन तब तक हम जो आगे बढ़ गए कि जो नदी के निकट हैं, जो खतरे की जद में हैं, तो उनको विस्थापित किया जाना था। जो जो है सुरक्षित किए जा सकते थे सुरक्षा उपाय के बाद, या जो पूरी तरह से सुरक्षित थे, तो उन सबको नियमित करे किए जाने की जो है उसमें सिफारिश थी। तो ये सरकार उस पर आगे ही नहीं बढ़ पा रही है, कोई निर्णय ही नहीं ले पा रही है। तो लोगों को उजाड़ने से पहले उनको बसाने की सरकार की योजना और मंशा होनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे ही लोग हैं, ये कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं हैं। तो अपने लोगों के प्रति आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें कोई भी अनिर्णय होगा तो निश्चित तौर पर जो है बस्तियों के लोगों में संशय हमेशा बना रहेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने अपनी तरफ से ट्वीट किया था कि मेरे जीते जी मैं चाहता हूं कि एक बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार स्थापित हो जाए, जिसमें भाजपा ने तंज कसा था कि ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। जब लगातार कांग्रेस पार्टी अपने जुमलों से जनता के मन में विश्वास नहीं बना पाई है, तो इस बार हरीश रावत जी की ये बात किस तरह सच होगी? तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो देश का परिदृश्य बदला और आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की 4,000 किलोमीटर की जो पद यात्रा की और उस पद यात्रा से देश के अंदर जो प्यार प्रेम और सामाजिक सौहार्द का संदेश गया और युवा उस यात्रा से जुड़े, वृद्ध जुड़े, महिलाएं जुड़ी, पूरा भारत जुड़ता हुआ चला गया। और आपने देखा उसका इम्पैक्ट हिमाचल में आपने देखा, कर्नाटक में देखा, और अब आप इंडिया गठबंधन के रूप में देख रहे हैं। केंद्र सरकार की बौखलाहट आप लगातार देख सकते हैं। केंद्र के चाहे सभी मंत्री हों, भाजपा के बड़े नेता हों, खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन पर लगातार हमलावर हैं। तो आप इससे इंडिया गठबंधन की जो है ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। और इस समय जो देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी ने हर घर में हर व्यक्ति को जो परेशान कर रखा है, क्योंकि जो भाजपा के चुनावी वादे 2014 और 2019 में थे, वो सब के सब जुमले साबित हुए हैं और जनता की जो आशा और उम्मीद भाजपा की सरकार से थी, वो सब की सब जो है खत्म हो गई हैं। तो निश्चित तौर पर अब एक परिवर्तन का
माहौल है और राहुल गांधी जी आम जनमानस की आशा और उम्मीद की किरण के रूप में उभरे हैं, क्योंकि वो लगातार चाहे वो युवाओं का मामला हो, किसानों का मामला हो, सेना की मजबूती का मामला हो, देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े खड़े कर रहे हैं और ये केंद्र सरकार को हजम नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर भाजपा की विदाई तय है। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा शीशपाल जी। अभी जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पिथौरागढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। अब आप क्या कहना चाहिए कांग्रेस पार्टी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि अब उत्तराखंड के अब दौरे पर मोदी जी आ तो गए हैं, आखिर ऐसी कौन सी कमियां हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए, या अभी भी कुछ बाकी है जो लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा कर सकती है ताकि उनकी सत्ता बनी रहे? देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव सिर में हैं और लगातार अब वीआईपी दौरे भी होंगे। अभी अमित शाह जी उत्तराखंड आकर के गए हैं और मोदी जी अब 12 तारीख को आ रहे हैं। ये देवभूमि, हम तो स्वागत करेंगे। ये तो अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा भी है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके राज्य में और केंद्र में सरकार है, तो उत्तराखंड के जनमानस को जो है आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। बेरोजगार जो है पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में जो है वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हुआ है और सीबीआई जांच की मांग हो रही है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों मामलों में सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे और हमारे बेरोजगारों को रोजगार के लिए कोई रोड मैप जो है जनता के समक्ष प्रस्तुत होगा। जो डबल इंजन आज तक उत्तराखंड की धरती पे नहीं उतरा, वो डबल इंजन कैसे उत्तराखंड की धरती पर उतरता है मोदी जी के दौरे के बाद। और जो उत्तराखंड को विशेष पैकेज की मांग लगातार हो रही है, उस पैकेज की घोषणा होती है कि नहीं होती है, तो ये सब देखने वाली बात होगी कि यहाँ जनता के लिए भी इन दौरों से कुछ निकलता है। ये केवल राजनीतिक और चुनावी दौरे साबित होते हैं, जैसे पहले के दौरे हुए हैं। उन पिछले दौरों से तो लगातार जनता निराश ही है। इस बार के दौरे को देखते हैं, मोदी जी आ रहे हैं, उसके बाद ही इस पर कुछ कहेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शीशपाल जी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट, जिन्होंने इस बार आने वाले चुनावों के बारे में अपनी रणनीति के बारे में बताया है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या भाजपा अपनी तरफ से सत्ता बना पाती है, या फिर 2024 के इस लोकसभा चुनाव में क्या डबल इंजन सरकार फेल साबित होकर कई विपक्षी दल अपनी सत्ता बनाने में कामयाब होता है या नहीं। देहरादून से कैमरा पर्सन मोनिका जोशी के साथ मानव डोभाल, उदय प्रभात।